आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब इजहार असर साहब का नॉवेल मौत के बाद। आज इसकी नवीं किस्त सुनिए। नवीं किस्त। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर राव अदालत जाने के लिए कार में बैठकर कोठी के अहाते से बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक नौजवान खूबसूरत लड़की सड़क के दरमियान खड़ी हुई जोर जोर से हाथ हिलाकर उन्हें कार रोकने के लिए इशारा कर रही है। मजिस्ट्रेट साहब ने कार रोक ली और किसी कदर गुस्से से पूछा, क्या बात है? मैं एक मुल्जिम के बारे में कुछ सही हालात पेश करना चाहती हूँ, तो अदालत में पेश करो। नहीं, मैं अदालत नहीं आ सकती, लड़की ने बेचैनी से जवाब दिया। मैंने तमाम हालात एक कागज़ पर लिख दिए हैं, आप उन्हें मुकदमा शुरू होने से पेशतर एक बार पढ़ लें। आप चूंकि इंसाफ के नुमाइंदे हैं, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि वो तमाम हालात आपको मालूम होने चाहिए ताकि आप एक बेगुनाह को सज़ा देने के गुनाह से बच जाएं। ये कहकर लड़की ने एक तय किया हुआ कागज़ मजिस्ट्रेट की जानिब बढ़ा दिया। मजिस्ट्रेट साहब ने हैरत से कागज़ अपने हाथ में ले लिया और पूछा, क्या उस मुल्जिम का मुकदमा मेरी अदालत में चल रहा है? अभी नहीं, लड़की ने जवाब दिया, शायद आज पेश होगा। ये कहकर वो जवाब का इंतज़ार किए बगैर तेज़ी से एक शिफ्ट को रवाना हो गई और करीब ही एक गली में घुसकर गायब हो गई। मजिस्ट्रेट मिस्टर राव को ये बात बड़ी अजीब सी लगी। वहीं रुककर उन्होंने वो पर्चा खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, मुल्जिम अशीम कुमार पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो बिल्कुल गलत है। उसके खिलाफ नापाक साजिश की गई है जिसकी तय में शहर के मशहूर रईस अनिल कुमार का हाथ है। मुल्जिम अशीम कुमार एक नेक इंसान है। वो मुल्क के मशहूर अदीब हैं। अनिल कुमार ने एक ख़ास वजह से उनके खिलाफ ये साजिश की है, जिसका सबूत ये है कि वो शख्स जो इस मुकदमे में मुद्दई है शहर का माना हुआ बदमाश है। बेहतर है कि मजिस्ट्रेट साहब कोई फ़ैसला करने से पहले पूरी तरह तहकीक फरमा लें। शम्मी। ख़त पढ़कर मिस्टर राव ने जेब में रख लिया और कार स्टार्ट करके अदालत को रवाना हो गए। 11 बजे के करीब इंस्पेक्टर पुलिस ने मुल्जिम अशीम कुमार को अदालत में पेश किया और उस पर रहज़नी का इल्ज़ाम लगाया। अशीम कुमार का नाम सुनकर मिस्टर राव के जहन में सुबह का वाक़या घूम गया। उन्होंने अजनबी लड़की का दिया हुआ पर्चा निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन ये देखकर उनकी हैरत की इंतहा न रही कि जेब खाली थी। उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी तमाम जेबें देख डालीं, मगर पर्चा वाकई गायब हो चुका था। बमुश्किल उन्होंने अपने जज्बे हैरत को दबाकर अशीम से पूछा, क्या तुम शम्मी नाम की किसी लड़की को जानते हो? अब अशीम के हैरान होने की बारी थी, मगर उसने अपनी हैरत का इजहार अपने चेहरे से न होने दिया। जी नहीं, मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता, उसने जवाब दिया। अशीम के मुंह से ये जवाब सुनकर मिस्टर राव को और भी ज़्यादा ताज्जुब हुआ। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि एक लड़की जो मुल्जिम को बेगुनाह साबित करने के लिए इस कदर परेशानी उठाए, उसे मुल्जिम बिल्कुल ना जानता हो।
तुम झूठ बोलते हो। मजिस्ट्रेट मिस्टर राव ने गुस्से में भरकर कहा। सुबह एक लड़की ने मुझे तुम्हारी बेगुनाही के बारे में एक खत लिख कर दिया था। ये कैसे मुमकिन है कि तुम उस लड़की को नहीं जानते? बहरहाल अशीम ने शानों को हरकत देते हुए कहा, जो हकीकत थी मैंने अर्ज कर दी। मजिस्ट्रेट साहब खामोश होकर मुकदमे की इब्तदाई कार्रवाइयों में मसरूफ़ हो गए। मुद्दई और इंस्पेक्टर पुलिस के बयानात सुनने के बाद उन्होंने अशीम का बयान लिया और अगले दिन की मुकदमे की तारीख मुकर्रर कर दी। ऐन उसी वक्त जनक कमरे अदालत में दाखिल हुआ। उसने अशीम की ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी। मजिस्ट्रेट साहब ने उस मुकदमे को ख़ास अहमियत दी थी। वो समझते थे कि मुल्ज़िम अशीम धोखेबाज है, झूठा है। इसलिए उन्होंने गुस्से में भरकर ज़मानत की दरख्वास्त नामंजूर कर दी। नहीं, मजिस्ट्रेट साहब ने ज़मानत की दरख्वास्त एक तरफ फेंकते हुए कहा, मुल्ज़िम का जुर्म साबित करने के लिए हर तरह के पुख्ता सबूत मौजूद हैं, इसलिए ज़मानत नहीं। लेकिन अल्फाज अभी उनके मुंह में ही थे कि यकायक जनक और दूसरे हाजिरीन ने अदालत ने देखा कि आने वाहिद में मजिस्ट्रेट साहब का चेहरा पीला पड़ गया और उनका सांस इस तरह रुक रुक कर आने लगा जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। चंद लम्हों के बाद वो फिर अपनी असली हालत पर आ गए और उन्होंने जल्दी से अपने गले पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं मुल्ज़िम को ज़मानत पर रिहा करने की इजाज़त देता हूँ। सब लोग इस फौरी तब्दीली पर हैरान रह गए, लेकिन अशीम फ़ौरन समझ गया कि शम्मी अपने वादे के मुताबिक पूरी तरह उसकी इमदाद कर रही है। रात को अशीम और जनक अपने मकान पर वापस पहुंचे तो वहाँ सिर्फ रम्मी थी। शम्मी कहाँ गई? अशीम ने बेताबी से पूछा। वो एक ज़रूरी काम से गई है, रम्मी ने जवाब दिया। कब तक वापस आएगी? शायद आज रात वापस ना आ सके। अशीम खामोश हो गया। उसने महसूस किया कि रम्मी जनक में वाकई बहुत दिलचस्पी ले रही है और जनक भी उसकी तरफ मायल है। 12 बजे के करीब जनक रुखसत होने लगा तो अशीम उसे दूर तक छोड़ने गया। रास्ते में उसने जनक से कहा, महबूबा मुबारक हो। क्या मतलब? जनक ने मसनूई हैरत का इजहार करते हुए कहा, मेरा मतलब तुम अच्छी तरह समझते हो। अशीम ने जवाब दिया, रम्मी तुम्हारी तरफ बुरी तरह मायल है और मैं देखता हूँ कि तुम पर भी उसके हुस्न का कुछ माफ़ कीजिए और मैं देखता हूँ कि तुम पर भी उसके हुस्न का कुछ कम असर नहीं है। जनक चंद लम्हों तक सोचता रहा और फिर एक लंबा सा सांस खींचकर उसने तस्लीम किया, लेकिन तुम खुद समझ सकते हो कि यह सब बेकार है। वो दोनों लड़कियां रूहें हैं जिनसे मोहब्बत करना हिमाकत के सिवा कुछ नहीं। काश वो मादी जिस्म वाली लड़कियां होती। ये तो ठीक है, अशीम ने फिक्रमंद लहजे में कहा। काश कोई तरकीब ऐसी होती कि ये दोनों रूहें किसी जिस्म में दाखिल हो सकती। जनक ने कहा, उस सूरत में शम्मी तुम्हारे लिए लता की कमी पूरी कर सकती थी, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वो भी काफ़ी खूबसूरत लड़की है और तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। हाँ, अशीम ने कहा,
तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, वाकई शम्मी मुझसे मोहब्बत करती है और लता की तलाफ़ी भी कर सकती है, लेकिन सवाल ये है कि हम उन्हें मादी जिस्म में कैसे तब्दील कर सकते हैं। इन दोनों लड़कियों को मरे हुए 50 साल गुजर चुके हैं, इनके जिस्म कभी खाक में मिल चुके होंगे। एक तरकीब मेरी समझ में आई है। जनक ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, वो क्या? यहाँ से 40 मील दूर कस्बा जलालाबाद में एक मशहूर पंडित रहता है। उसके बारे में मशहूर है कि वो रूहों को बुलाने में और उनसे बातचीत करने में माहिर है। अगर तुम कहो तो मैं उसके पास चला जाऊं और इस बारे में कोई मशवरा तलब करूं। शायद वो कोई काम की बात बता सके। उम्मीद तो नहीं है कि वो कोई काम की बात बता सकेगा, अशीम ने जवाब दिया, लेकिन फिर भी दिल के इत्मीनान की खातिर तुम वहाँ चले जाओ तो कोई हर्ज नहीं है। बस तो फिर जनक ने इत्मीनान का एक लंबा सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारे मुकदमे का फैसला होने के बाद चला जाऊंगा, लेकिन हाँ, मुझे याद आया, मुकदमे के बारे में अभी तक नहीं समझा कि तुम्हारे खिलाफ इस साजिश में किसका हाथ है। मेरे रकीब अनिल कुमार का। अशीम ने हंसकर जवाब दिया और उसे गुज़िश्ता रोज़ का पूरा वाक़या सुनाया। तमाम हालात सुनने के बाद जनक ने कहा, इसमें शक नहीं कि साजिश हर तरह से मुकम्मल है और तुम्हारे खिलाफ वो तमाम सबूत मौजूद हैं जिन्हें एक अदालत फ़ौरन तस्लीम कर सकती है। मैं हैरान हूँ कि आखिर किस तरह तुम्हारी बेगुनाही साबित की जाए। तुम उसकी फिक्र मत करो, अशीम ने हंसते हुए कहा, शम्मी मेरी बेगुनाही खुद साबित कर देगी। उसने मुझे रिहा कराने का वादा कर लिया है। कि तुम्हें यकीन है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? मेरा मतलब है कि एक रूह इंसान के कामों में इस कदर दखल दे सकती है। हाँ, मुझे यकीन है, अशीम ने जवाब दिया। तुमने देखा नहीं कि मुझे ज़मानत पर रिहा करने से मजिस्ट्रेट ने साफ इनकार कर दिया था। यह सिर्फ शम्मी ही की कोशिश का नतीजा था कि उससे अपना इरादा बदलना पड़ा। तो क्या तुम्हारा मतलब है कि, जनक ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा, मजिस्ट्रेट साहब की हालत जो ख़राब हुई थी वो शम्मी? हाँ, अशीम ने जनक की बात काटते हुए कहा, अगरचे मुझे उम्मीद नहीं थी कि शम्मी मेरी खातिर इस हद तक ज़्यादती पर उतर आएगी, लेकिन ये मुझे यकीन है कि मजिस्ट्रेट की यकायक हालत ख़राब होने में शम्मी का ज़रूर हाथ था। इसके अलावा कोई और माकूल वजह समझ में नहीं आती। ठीक है, जनक ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया। अब वाकई मुझे इत्मीनान हो गया है कि शम्मी ज़रूर तुम्हारी रिहाई की तरकीब कर लेगी। उसके बाद जनक रुखसत हो गया और अशीम वापस आकर इत्मीनान से सो गया। दूसरे रोज़ अदालत में फिर मुकदमा पेश हुआ, लेकिन मुकदमा शुरू होने से पेशतर मजिस्ट्रेट मिस्टर राव ने कहा, मैं मुल्जिम अशीम कुमार से तन्हाई में कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ, इसलिए उसे मेरे चैम्बर में पहुंचा दिया जाए।
चपरासी ने अशीम को दूसरे कमरे में पहुंचा दिया। मजिस्ट्रेट भी 1 मिनट बाद उसी कमरे में आ गया और दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, मिस्टर अशीम, मैं अपना पहला सवाल फिर दोहराने पर मजबूर हूं। क्या आप शम्मी नाम की किसी लड़की को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, अशीम ने जवाब दिया। हैरत है। मजिस्ट्रेट साहब ने परेशानी के अंदाज में पेशानी पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने कल तुम्हें बताया था कि एक लड़की ने रास्ते में मुझे खत दिया था जिसमें तुम्हारी बेगुनाही के बारे में तहरीर किया था। वो खत देने के बाद लड़की फ़ौरन ही चली गई, लेकिन जब मैंने अदालत में आकर उस खत को जेब में तलाश किया तो वो खत गायब था। हालांकि मुझे अच्छी तरह यकीन है कि मैंने वो खत अपनी जेब में रखा था। उसके बाद जब तुम्हारी जमानत का सवाल आया और मैंने इनकार किया तो यकायक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे 2 नाजुक नाजुक हाथ अपनी पूरी कुव्वत से मेरा गला घोंट रहे हैं। शायद तुमने भी मेरे चेहरे के बदलते हुए रंग को देखा होगा। जी हाँ, अशीम ने जवाब दिया, और मैं हैरान था कि अचानक आपको क्या हो गया। बस तो ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब ने बेताबी से कहा, तुम यकीन करो मेरी सेहत हर तरह बिल्कुल ठीक है। मुझे कोई ऐसा मर्ज नहीं जिसका दौरा अचानक पड़ता हो। मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि मैंने 2 निस्वानी हाथों की गिरफ्त अपने गले पर महसूस की थी। इसी वजह से घबराकर मैंने तुम्हारी जमानत का हुक्म जारी कर दिया था। लेकिन इस मामले का सबसे अजीब पहलू ये है कि रात को सोते हुए मैंने फिर उसी लड़की को ख्वाब में देखा था। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि उस वक्त मैं पूरी तरह सो गया था या नींद बेदारी की हालत में था। बहरहाल मैंने देखा वही लड़की जिसने मुझे वो खत दिया था खड़ी हुई मुझसे कह रही थी कि तुम बिल्कुल बेगुनाह हो, इसलिए कल ही मैं तुम्हें बाइज्जत बरी कर दूं और साजिश करने वाले शख्स अनिल कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरे हक में बुरा होगा। मैंने उससे पूछा कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो क्या होगा, तो उस पुरस्कार लड़की ने हंसकर जवाब दिया कि उसका ज़रा सा नमूना आप अदालत में देख चुके हैं। मिस्टर अशीम, इस बात से साफ जाहिर है कि उसने अदालत के उसी वाक़े की जानिब इशारा किया था जब किसी नादीदा हाथ ने मेरा गला घोंटा था। वाकई ये तो बड़े हैरत खेज़ और पुरअसरार वाक़यात हैं। अशीम ने हैरत से कहा। जी हाँ, मजिस्ट्रेट साहब ने बेताबी से कहा, और ये तमाम हालात सुनाने के बाद जो सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि क्या तुम भूत, प्रेत या रूहों के कायल हो? बिल्कुल नहीं, अशीम ने जवाब दिया। मैं रूहों या भूत प्रेत का बिल्कुल कायल नहीं, और मैं समझता हूँ कि साइंटिफिक दौर में कोई भी समझदार आदमी रूहों का कायल नहीं हो सकता। भूत प्रेत और रूहें सिर्फ इंसान के वहम का नतीजा होती हैं। पहले मेरा भी यही ख्याल था। मजिस्ट्रेट साहब ने परेशानी के अंदाज में कहा, लेकिन पेश आने वाले हालात की मौजूदगी में समझ में नहीं आता कि मैं किस बात पर यकीन करूं। बहरहाल अब मैं तुमसे ये और पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई अनिल कुमार से तुम्हारी कोई दुश्मनी है? मेरी जानिब से कोई दुश्मनी नहीं है, अशीम ने जवाब दिया। अलबत्ता एक ख़ास वाक़े की वजह से वो खुद ही मेरे दुश्मन हो गए। अगर एतराज़ न समझो
तो मुझे वो ख़ास वाक़या सुना दो। मिस्टर राव ने कहा, यकीनन मुझे कोई एतराज़ नहीं। अशीम ने हंसकर कहा और मुख्तसर अल्फाज में लता की मोहब्बत का जिक्र करके सारा वाक़या उन्हें सुना दिया। ठीक है। मजिस्ट्रेट साहब ने सारी दास्तान सुनने के बाद कहा, अब मैं समझ गया कि वाकई आपके खिलाफ शर्मनाक साजिश की गई है। खैर आइए, अब हम अदालत में चलकर इस मामले को ज़ाब्ते की कार्रवाई में शुरू करते हैं। ये कहकर वो उठ खड़े हुए और तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। अशीम भी उनके पीछे पीछे ही कमरे से बाहर निकल गया और मुलजिमों के कटहरे में जाकर खड़ा हो गया। मजिस्ट्रेट साहब ने कुर्सी अदालत में बैठते हुए हुक्म दिया, मुद्दई को पेश किया जाए। इंस्पेक्टर पुलिस ने फौरन उस शख्स को पेश कर दिया जिसने अशीम के खिलाफ ये सारी कार्रवाई की थी। मजिस्ट्रेट साहब ने मुद्दई के चेहरे पर नजरें जमाते हुए जरा तेज लहजे में पूछा, तुम्हारा नाम? आनंद। मुद्दई ने जवाब दिया, पेशा? तिजारत। किस चीज़ की तिजारत? मजिस्ट्रेट साहब ने सवाल किया, क्या नाजायज़ अशिया की? आनंद इस बात पर चौंका और जल्दी से घबरा कर बोला, नहीं हुजूर, मैंने कभी नाजायज़ अशिया की तिजारत नहीं की। लेकिन क्या यह गलत है कि तुम 3 मरतबा के सज़ा याफ्ता हो? आनंद खामोश रहा। तो मजिस्ट्रेट साहब ने झुंझला कर कहा, मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम 3 मरतबा के सज़ा याफ्ता नहीं हो? जी हाँ, आनंद ने जवाब दिया, लेकिन वो नाजायज़ अशिया की तिजारत के सिलसिले में नहीं था। उससे गरज नहीं, मतलब सिर्फ यह है कि तुम सज़ा याफ्ता हो और मुकम्मल बदमाश हो। अब मुझे ये बताओ कि इस साजिश में हिस्सा लेने के लिए अनिल कुमार ने तुम्हें कितना रुपया दिया था? मजिस्ट्रेट साहब के मुंह से ये अल्फाज सुनकर आनंद बड़े ज़ोर से चौंका और उसका चेहरा खौफ की वजह से पीला पड़ गया। ये क्या कह रहे हैं हुजूर? मैंने तो किसी साजिश में हिस्सा नहीं लिया। देखो आनंद, मजिस्ट्रेट साहब ने ज़रा नरम लहजे में कहा, कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने सारे हालात ईमानदारी से साफ साफ बता दिए तो मैं शायद तुम्हें छोड़ दूँ, लेकिन अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कम से कम 15 साल के लिए जेल भेज दूंगा। मुझे साजिश का हाल पूरी तरह मालूम हो चुका है। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब ने इंस्पेक्टर पुलिस को मुखातिब करके कहा, अनिल कुमार को इसी वक्त अदालत में हाजिर किया जाए। इंस्पेक्टर अदब से सर झुकाकर उसी वक्त बाहर चला गया। मजिस्ट्रेट साहब ने दोबारा आनंद को मुखातिब करते हुए कहा, हाँ आप बताओ, असल वाक़या क्या था? असल वाक़या तो हुजूर वही था जो बताया। बको मत। मजिस्ट्रेट साहब ने डांट कर कहा, क्या ये झूठ है कि अनिल कुमार ने तुम्हें मुलजिम अशीम कुमार के खिलाफ ये साजिश करने के लिए एक भारी रकम दी थी? क्या ये गलत है कि वाक़े के रोज़ तीसरे पहर तुम और अनिल कुमार एक साथ बाजार में खड़े थे और अनिल कुमार ने मुलजिम अशीम कुमार की जानिब इशारा करके दूर से तुम्हें बताया था कि इस शख्स के खिलाफ साजिश करनी है? बोलो, क्या ये सब बातें गलत है? मैं एक बार फिर कहता हूं, मुझे सारा हाल मालूम हो चुका है, इसलिए या तो तुम साफ साफ बता दो, वरना अपनी इस हिमाकत पर सारी उम्र पछताओगे। आनंद का चेहरा उसी तरह सफ़ेद हो गया जैसे उसके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया गया हो।
वो खौफ की वजह से थर थर कांपने लगा। बोलो, जवाब दो। मजिस्ट्रेट साहब ने फिर सवाल किया। हाज़रीन अदालत इस अजीब मुकदमे पर हैरान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये तमाम बातें मजिस्ट्रेट साहब को कैसे मालूम हो गई, और अगर मुलजिम अशीम कुमार ने इस साजिश का हाल उन्हें बताया है तो बगैर किसी सबूत के उन्होंने इन बातों पर यकीन कैसे कर लिया। गालिबन वो सब अपने दिल में समझ रहे थे कि प्राइवेट मुलाकात के दौरान अशीम ने ही मजिस्ट्रेट साहब को ये बातें बताई होंगी, जो सरासर गलत है। उसने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए ये फर्जी कहानी गढ़ ली होगी। लेकिन जब मजिस्ट्रेट साहब के कहने पर आनंद ने हिचकिचाते हुए कहा, बहुत बेहतर हुजूर, मैं सारे वाक़यात सही सही बयान करने को तैयार हूँ, लेकिन क्या आप मेरी सच्चाई के एवज में मेरे हाल पर रहम फरमाएंगे। आनंद की इस बात पर तमाम हाज़रीन हैरान और शशदर रह गए और दिलचस्पी के साथ वो वाक़यात सुनने के लिए तैयार हो गए। मजिस्ट्रेट साहब ने जवाब दिया, हाँ, अगर तुमने सारे हालात सही सही बता दिए तो जहाँ तक हो सकेगा मैं तुम्हें कम से कम सज़ा दूंगा, वरना दूसरी सूरत में तुम सख्त तरीन सज़ा पाओगे। बहुत बेहतर, आनंद ने कहा, मैं सच सच अर्ज किए देता हूँ। वाक़या ये है कि कल दोपहर सेठ अनिल कुमार मेरे पास आए और मुझे वो सारी साजिश समझाकर इस खिदमत के एवज 500 रुपये मुझे पेश किए। बाद में उन्होंने साथ लाकर मिस्टर अशीम को दूर से मुझे दिखा दिया। साजिश ये थी कि मैं एक पिस्तौल लेकर रात को रास्ते में खड़ा हो जाऊंगा और जब मिस्टर अशीम उधर से गुजरेंगे तो दौड़ कर उन्हें चिमट जाऊंगा और गुल मचा दूंगा। उस वक्त 2-3 सिपाही जो वहीं करीब छुपे हुए होंगे हमें आकर पकड़ लेंगे। वो पिस्तौल चोरी से ज़मीन पर फेंक कर गुल मचा दूंगा कि ये शख्स मुझे लूटना चाहता था। पुलिस वाले हमें पकड़कर थाने ले जाएंगे। बस ये थी सारी साजिश। ठीक है। मजिस्ट्रेट साहब ने हुक्म दिया, अनिल कुमार के हाजिर अदालत होने तक दूसरे मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। मुलजिम अशीम कुमार को बैठने के लिए कुर्सी दी जा सकती है। इसके साथ ही उन तीनों सिपाहियों को भी अदालत में हाजिर किया जाए जो मौके वारदात पर मौजूद थे। आधे घंटे तक एक दूसरे मुकदमे की समाअत होती रही। इस अरसे में अनिल कुमार और तीनों सिपाही अदालत में हाजिर हो गए। अशीम ने देखा कि अनिल परेशान था और उसके चेहरे से सख्त बेचैनी के आसार जाहिर होते। दूसरा मुकदमा ख़त्म करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब ने ये पहला मुकदमा हाथ में लिया। अनिल कुमार से कहा गया कि वो इस इल्ज़ाम की तरदीद बयान करे जो आनंद ने उसके ख़िलाफ़ लगाया है। अनिल के बयान से पहले तीनों सिपाहियों के भी बयानात हुए जिन्होंने थोड़ी सी रद्दो क़ज़ा के बाद साजिश में शरीक होना तस्लीम कर लिया। साजिश में शरीक चारों अशख़ास के बयान देने के बाद अनिल में इतनी जुर्रत न रही थी कि वो झूठ बोलता, इसलिए दबे हुए अल्फाज में उसने भी जुर्म तस्लीम कर लिया। मजिस्ट्रेट साहब ने तमाम बयान सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए कहा, मैं मुलजिम अशीम कुमार को बाइज्जत बरी करता हूँ और इजाज़त देता हूँ कि अगर वो मुजरिम अनिल कुमार के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई करना चाहे तो बखुशी कर सकता है। मुजरिम अनिल कुमार ने चूँकि
एक नापाक साजिश एक बेगुनाह शख्स के खिलाफ की थी, इसलिए अदालत उसे 1000 रुपये जुर्माने की सज़ा देती है। 3 कांस्टेबलों को उनकी मुलाजमत से बर्खास्त किया जाता है और मुलजिम आनंद को सच बोलने के बायस बरी किया जाता है। फैसला सुनकर जनक ने फौरन अशीम को गले से लगा लिया और दोनों अपनी इस जीत पर खुश होते हुए अदालत से बाहर निकल आए। लेकिन ये अच्छी तरह जानते थे कि इस पूरी कार्रवाई में शम्मी का हाथ काम करता रहा है। अगर वो ना होती तो अशीम का इस गहरी साजिश से बचना मुहाल था। उस रोज़ सारे दिन अशीम जनक के साथ रहा। रात को वो दोनों फिर मकान पर पहुंचे। अशीम की ख्वाबगाह खाली पड़ी थी और मकान में सन्नाटा था। वो दोनों बैठकर रम्मी और शम्मी का इंतज़ार करने लगे। 10 बजे के करीब दरवाजे के बाहर आहट सुनाई दी। दरवाज़ा खुला और दोनों भूत लड़कियां अंदर दाखिल हुई। लेकिन वो दोनों ये देखकर हैरान रह गए कि शम्मी की हालत सख्त गैर थी। उसके पैरों पर पट्टियां बंधी हुई थीं और रम्मी उसे अपना सहारा देते हुए ला रही थी। क्यों, क्या हुआ? अशीम ने बेताबी से उठते हुए कहा। रम्मी ने कमरे में आकर आहिस्ता से शम्मी को मसहरी पर लिटा दिया और बोली, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन हुआ क्या? अशीम ने परेशानी के लहजे में अपना फिर सवाल दोहराया। शम्मी के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने अशीम के चेहरे पर मोहब्बत भरी नज़र डालते हुए कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं अशीम, कोई ज़्यादा अहम मामला नहीं है, कल तक मैं ठीक हो जाऊंगी। अशीम मसहरी पर शम्मी के पहलू में बैठ गया और उसके रेशमी बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए बोला, मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता शम्मी। कोई एहसान नहीं, मैंने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। लेकिन तुम्हारी टांगों को क्या हुआ? जनक ने सवाल किया। दरअसल इन्हें ये सज़ा दी गई है, रम्मी ने जवाब दिया। सज़ा? क्या मतलब? जनक ने फिर हैरत से सवाल किया। रम्मी ने जनक के शाने पर हाथ रखते हुए कहा, हमारी दुनिया का एक कानून ये है कि कोई रूह इंसानी दुनिया के कवानीन में मदाखलत नहीं कर सकती। शम्मी ने उसकी खिलाफ वर्जी की। उसने एक अदालत के काम में मदाखलत की, मजिस्ट्रेट का गला दबाकर और दूसरे तरीक़ों से उस पर असर डालकर उसे अपनी राय बदलने पर मजबूर किया। इस पर हमारे इलाके का अफसर सख्त नाराज़ हुआ और आला अफसरान के पास शम्मी की शिकायत भेज दी। शम्मी को वहाँ तलब किया गया। चुनांचे कल सारी रात और सारा दिन आज ये बेचारी उसी मुसीबत में इधर से उधर फिरती रही, कभी उस अफसर के पास, कभी इस अफसर के पास। आखिर बड़ी मुसीबतों से इसने हुक्काम आला को यह यकीन दिलाया कि अगरचे उसने इंसानी कवानीन में मदाखलत की है, लेकिन उससे एक नेक मकसद था, एक बेगुनाह को बचाना। इस सिफारिश पर हुक्काम आला ने उसे माफ़ कर दिया। फिर भी चूँकि सारी रात और सारे दिन वो पैदल फिरती रही है, इसलिए शम्मी की टांगें दुखने लगी हैं। ओ शम्मी, अशीम ने प्यार से शम्मी का हाथ अपने हाथ में लेकर दबाते हुए कहा, तुमने मेरी वजह से इस कदर तकलीफ़ उठाई? मैं तुम्हारा बहुत मशकूर हूँ। और मैं भी, जनक ने जल्दी से कहा। क्यों? तुम क्यों? शम्मी ने हंसकर पूछा। इसलिए कि तुमने मेरे अजीज़ दोस्त को मुसीबत से बचाया है। शुक्रिया, शम्मी ने हंसकर कहा। सच पूछो तो मैं भी तुम्हारी मशकूर हूँ। वो क्यों? जनक ने हैरत से पूछा। शम्मी ने शरारत से रम्मी की जानिब देखते हुए कहा, तुम्हारी वजह से रम्मी की मुझसे रंजिश ख़त्म हो गई है।
अब उसे मुझसे रकाबत करने की कोई ज़रूरत नहीं रही। ओह, मैं समझ गया। जनक ने हंसकर कहा और प्यार भरी नज़रों से रम्मी की जानिब देखा। रम्मी शर्माकर कमरे से भाग गई। तो ये थी इस नॉवेल की नवीं किस्त। कल फिर आऊँगा, अगली किस्त आपको सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।